नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त। देखो यहाँ पे एक वर्ड है परिवर्त। आव्यूह का मतलब तो आप जानते ही है मैट्रिक्स। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो मैंने इसकी आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है, छोटी सी है जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे इसको, और बहुत ही ईजी होता है वैसे भी, ठीक है। और वो क्या है कि आव्यूह की पंक्तियों को, पंक्तियां मीन्स बताया था मैंने आपको रोज, यानी पंक्तियों को स्तंभों में मतलब कॉलम, तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलना। डैट मीन्स कि आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर बदल देते हैं तो उसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एग्जाम्पल से। देखो पहले कि भाई मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है A बराबर दिस मैट्रिक्स। अगर हम इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, इसके अंदर 3 रो हैं 1 2 3 और 3 ही क्या है कॉलम, तो ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके ट्रांसपोज की अगर आप बात करते हैं तो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है A डैश से, या फिर एक और सिंबल होता है, आप उसी की जगह A और ऊपर की तरफ अगर T बना देते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, A का ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज को 2 सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं, एक होता है आपका A डैश और एक होता है AT। दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो और आपको दोनों में से कोई भी एक वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको निकालते कैसे, जैसे कि हमने डेफिनेशन में सीखा कि भाई पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, कन्वर्ट कर दो या फिर लिख दो। कैसे लिखोगे, ध्यान दो यहाँ पे। भाई मैंने एक मैट्रिक्स का बेस लिख लिया, कॉलम बना दिया अपने, मुझे से वो बना दिया, ब्रैकेट बना दिया मैंने अपना। मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में करके लिखना है। अब देखो ये पहली रो है, आप इसको क्या करो कॉलम में लिख दो 2 3 4 2 3 4। ये सेकंड रो है, इसको क्या करो सेकंड कॉलम बना दो 5 6 7 5 6 7। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में लिख दो 7 8 2 7 8 2। ये मेरी हो गई एक नई मैट्रिक्स जो कि क्या है, पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या फिर परिवर्त। बस इतना सा था, और क्या निकालना है, सिंपल सा होता है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोज समझ में आया कि हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिखकर या फिर बदल कर, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि किस में होगा, अगेन मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो नया टॉपिक आपका, इस वाली टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब कि अभी जो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा, अब हम इसके बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं जिनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। यानी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब ये क्या होता है कि मैट्रिसेस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैंने क्या काम किया है कि मान लो कि आपके पास A एंड B 2 आव्यूह है, देन प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप A का ट्रांसपोज ले रहे हो और अगेन उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो जस्ट इक्वल होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। भाई यहाँ पे देखो मेरी A कोई मैट्रिक्स थी, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब रो को कॉलम में लिख दिया, कॉलम को रो में लिख दिया। बट अगेन अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, A के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेती हूँ और इस लाइन को फिर से कॉलम में इसमें पहली रो को फिर से कॉलम में लिख देती हूँ, तो क्या मेरी A मैट्रिक्स नहीं आ जाएगी, मैंने जो काम किया था उसको फिर से वैसे ही कर दिया। तो यानी कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होती है कि अगर A के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज आप फाइंड कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी कि मान लो कि कोई क्या है यहाँ पे स्केलर। मैंने आपको सिखाया था ना कि जब भी इस तरीके से कि भाई कोई K दे दिया, L दे दिया, M दे दिया, तो ये आपके स्केलर्स होते हैं, जो कि किस में आया था कि आप किसी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लाइकेट कर सकते हो, यानी किसी स्केलर से गुना कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है कि आपके कोई A मैट्रिक्स है, उसकी पहले से ही किसी स्केलर से गुना हो चुकी है, देन आप जो उसका ट्रांसपोज ले रहे हो वो जस्ट इक्वल होता है के A के ट्रांसपोज के। मतलब A को अगर बाहर भी निकाल दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि K को ट्रांसपोज के अंदर रखो या बाहर रखो, आपकी जो वैल्यू आएगी दोनों तरीके से वो बिल्कुल कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है,
ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो ए प्लस माइनस बी कोई मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, हम चाहे उसको ऐड कर रहे हैं चाहे उसको माइनस कर रहे हैं, देन जब ऐड और माइनस करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो जस्ट इक्वल होता है दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के, और उसके बाद उसको ऐड या माइनस करने के। मतलब या तो आप पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड या प्लस करके ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके उसके बाद उसको ऐड या माइनस कर दो। तो मतलब किसी भी तरीके से आप कर लो, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से वैल्यू कैसे आने वाली है, जस्ट इक्वल, यानी बिल्कुल बराबर आने वाली है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 4, और वो क्या है कि अगर आपका दो मैट्रिक्स है, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है और मैंने दोनों का मल्टीप्लाई लिया हुआ है, देन उसका ट्रांसपोज क्या है, तो वो जस्ट इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के। मतलब कि मैं चाहूँ तो पहले दोनों मैट्रिक्स से गुना करके फिर उनका ट्रांसपोज ले सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ कि बी का ट्रांसपोज लूँ, ए का ट्रांसपोज लूँ और फिर दोनों की गुना करूँ, तो दोनों की वैल्यू कैसे आने वाली है, जस्ट इक्वल आने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज जो कि किससे रिलेट करती हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे काम आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो हम डायरेक्ट इन वैल्यू को उठा के रख देते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घात, दैट मीन्स पॉजिटिव पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास कोई वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होगी और उसकी पॉजिटिव पावर वो निकालने के लिए कह रहा है। यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो पावर का मतलब होता है ए के ऊपर स्क्वायर लगाना, या फिर ए के ऊपर 3 पावर लगाना या 4 पावर लगाना, इसको बोला जाता है पॉजिटिव पावर, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक लिखा भी है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि किस फॉर्म में दिए, 2, 4, 3 एंड 1। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर कैसा है भाई, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या कि ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है जो कि कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो हमें इसकी पॉजिटिव पावर फाइंड करनी है। अब पॉजिटिव पावर मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव पावर का मतलब होता है कि या तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, या हम ए का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जितनी पावर गिवन होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। कि मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मुझे तो ए स्क्वायर आप निकाल के दिखाइए, तो इसको कैसे करोगे। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप इसके अंदर 2 की गुना कर दो। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने ए मैट्रिक्स के अंदर ए की ही मल्टीप्लाई कर दी, तब जाके वो ए स्क्वायर बनता है। गिनती में भी तो सीखते हैं हम लोग कि मान लो कोई नंबर है 2 और हमसे बोल रहा है कि उसकी पावर फाइंड करो, तो अगर आप 2 की पावर 2 फाइंड करते हो तो 2 दूनी 4 नहीं करते कभी भी, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। हम लोग क्या करते हैं कि 2 को 2 बार लिखते हैं, जितनी भी पावर होती है उतनी बार उस टर्म को लिखा जाता है और फिर उन सबके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। सेम केस आपको मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई करना है, यानी ए स्क्वायर, ए की पावर 2 का मतलब होगा कि उसके अंदर 2 से गुना नहीं करनी, आपको ए के अंदर ए की ही मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओके, तो मुझे ए की मल्टीप्लाई ए में करनी है, जिससे कि मेरा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है। ए की मल्टीप्लाई ए में करने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को ही 2 बार आपको लिखना है, एक और मल्टीप्लाई 2 3 4 1। मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। करो जरा मल्टीप्लाई। मैंने कैसे सिखाया आपको कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट की फर्स्ट में करते हैं, 2 की 2 में मल्टीप्लाई प्लस 4 की 3 में मल्टीप्लाई। ये तो हो गया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में। अब क्या करना है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में सेम प्रोसेस कि 2 की मल्टीप्लाई 4 में एंड 4 की मल्टीप्लाई 1 में। याद है ना, आपको सिखाया था मैंने मल्टीप्लीकेशन। सेम केस सेकंड रो पे अप्लाई करो कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 आएगा यहाँ पे। सेम केस इसकी मल्टीप्लाई
सेकंड में, यानी 3 की मल्टीप्लाई 4 में एंड प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 3 जा 3, 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 3 4 जा 12 प्लस 1 1 जा 1। अब क्या करो, इसको ऐड कर दो सिंपल। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 और 12 कितना होता है, 16। तो ये आ गया आपका 16, 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 12 और 1 13। ये रहा हमारा ए का स्क्वायर, यानी हमने ए मैट्रिक्स का क्या करा है, पॉजिटिव पावर फाइंड कर ली, और वो पॉजिटिव पावर किस में थी, 2 में, यानी ए के ऊपर 2 पावर चढ़ी हुई थी जिसको हमने निकाल लिया। तो ये आपको समझ आया। दोबारा से देख लो कि हमें क्या करना है कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, या तो वो 2/2 की फॉर्म में होगी, या 3/3 की फॉर्म में होगी, या फिर 4/4 की फॉर्म में होगी, बिकॉज वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसी फॉर्म में रहती हैं कि उनमें m = n होता है, यानी रो बराबर होते हैं कॉलम के। ओके, अब आपसे चाहे a की पावर 2 पूछ ले, या a की पावर 3 पूछ ले, या a की पावर 4 पूछ ले, तो हमें क्या करना है कि उसी मैट्रिक्स को उतनी ही बार लिखना है और उसकी गुना करनी है। तो जैसे मैंने आपको a की पावर 2 निकाल के दिखाया, मैंने a को 2 बार लिखा और उनकी क्या कर दी, गुना। यहाँ पे a को 2 बार लिखा और उसका गुना का प्रोसेस मैंने किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरी एक मैट्रिक्स निकल के आ गया जिसको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। अब मान लो आपसे पूछे कि ए का क्यूब फाइंड करो, इस तरीके से पूछे, तो तुम्हें क्या करना है कि पहले ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, फिर उसकी गुना एक बार और ए में कर दो तो वो ए क्यूब हो जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक बार और ए मैट्रिक्स के अंदर कर देती हूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा, ए क्यूब। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव पावर निकाल सकते हैं। मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन इसमें पेपर में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ये उन क्वेश्चंस के बीच की एक टर्म निकल के आएगी जिसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब पूछ लेगा टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बेसिक था। अब मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया है कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताए हैं, मैट्रिक्स बताया है, फिर ऑपरेशंस भी बताए हैं, फिर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स भी बताई है, पॉजिटिव पावर भी बताई है। तो मैंने अब तक जितना आपको समझा दिया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपने अब तक जितना सीखा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है कि यदि A बराबर दिस मैट्रिक्स एंड B बराबर दिस मैट्रिक्स तथा एक इक्वेशन भी दे दी कि 2a + 3x बराबर है 5b दिया हो तो अवयव x को ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको a और b तो दे दिया, तो आपसे ये वाली मैट्रिक्स पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, जैसे हम इक्वेशंस में वैल्यू पुट करते हैं ना, बिल्कुल सेम आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें a और b की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दी गई है। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दो और अपनी टर्म्स को एक तरफ कर दो, मतलब प्लस या माइनस आप कर दे, तो आपका क्या होगा, x जो है जो अवयव x से पूछ रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा। वो भी बहुत ईजी। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है, आप इसको कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर दिस मैट्रिक्स एंड x - y बराबर दिस मैट्रिक्स है। अब देखो क्या क्या है कि इसने हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स ना देके मैट्रिक्स का सम, मतलब दो मैट्रिक्स के सम और दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस इसने हमें दे दिया, और उल्टा मतलब x और y मैट्रिक्स हमसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, जैसे आप इक्वेशंस को सोल्व करते हो ना, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हो कि आप उसमें फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, आपके सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो बहुत इजीली आप x और y को निकाल पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, यदि a बराबर है दिस मैट्रिक्स एंड b बराबर है दिस मैट्रिक्स तो a b ज्ञात करो और b a ज्ञात करो तथा दर्शाइए कि a b डज नॉट इक्वल टू b a। अब देखो ये कौन से वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, कि आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे कह रहा है कि a की गुना b में करो। ठीक
ठीक है, तो एक आंसर आएगा। फिर b की गुना a में भी करो, फिर से एक आंसर आएगा। अब आप कहेंगे कि भाई a b और b a तो एक ही चीज़ होती है, तो आपको याद होगा कि मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाइकेशन होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता। मतलब आप a की गुना पे a की गुना b में करेंगे या फिर b की गुना a में करेंगे तो दोनों आंसर सेम नहीं आते कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, इट डज नॉट इक्वल आता है। तो ये आप सब कह भी रहा है लास्ट में कि जब आप इनको निकाल लो, मतलब ए बी और बी ए को निकाल लो, तो आपको ये भी दर्शाना है, दर्शाना मतलब प्रूफ करना या सिद्ध करना कि जो आपकी ए बी की वैल्यू आई है वो बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी इसमें प्रूफ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि A बराबर दिस मैट्रिक्स एंड B बराबर दिस मैट्रिक्स एंड C बराबर दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड AC फाइंड करो, BC फाइंड करो, A प्लस B इंटू C फाइंड करो एंड सिद्ध भी करो कि A प्लस बी इंटू C बराबर है AC प्लस BC के। देखो अगेन मल्टीप्लाइकेशन का क्वेश्चन है कि आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है और तीनों मैट्रिक्स में 3 तो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि पहले A की गुना C में करो, मतलब फाइंड करो इसकी वैल्यू, फिर B की गुना C में वैल्यू फाइंड करो, फिर A प्लस B को ऐड करके C की गुना उसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करो। और जब आपकी तीनों वैल्यू फाइंड हो जाती है देन इसने एक क्वेश्चन और दिया है जो कि है प्रूफ का। वो चाहता है कि आप इस टर्म को प्रूफ करो कि मतलब इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे ना उनको उठा के यहाँ रख देना, ये प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि A बराबर दिस मैट्रिक्स तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि A का क्यूब माइनस 23A माइनस 40I इक्वल होता है 0 के। देखो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है आपका पावर वाला कि आपसे A क्यूब निकालने के लिए कह रहा है। जब आपके पास A है तो आप A क्यूब ईजिली निकाल लोगे, फिर A को यहाँ रख दोगे और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब सारी वैल्यू को आप जब यहाँ पे रख दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये एक जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगी, मतलब ये जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आप इसको जीरो के इक्वल लेके आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे प्रूफ हो जाएगा। अगर आप नहीं लेके आ पाते हैं तो आप गलत हैं, मतलब आपने क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम गलती कर दी, क्योंकि जब इसने प्रूफ कहा है तो प्रूफ का मतलब ये जीरो के इक्वल आना ही है। इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता कि आपने निकाल दिया कोई आंसर और कह दिया है कि भाई जीरो तो आया नहीं, बिल्कुल गलत है। वहाँ कोई मतलब किसी स्टेप में आपने कोई गलती कर रखी है, फिर से चेक कीजिए, फिर से निकालिए, जीरो के इक्वल ही आएगा। इसी का मतलब होता है प्रूफ करना कि जो चीज़ हमें दे दी हमने अपने आंसर को वहीं तक लाया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो एक और कि सरल कीजिए, मतलब नॉर्मली सिंपल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है केवल कि एक बाहर वैल्यू दी है कोस थीटा, फिर एक आपको मैट्रिक्स दी है प्लस बाहर वैल्यू दी है साइन थीटा, फिर एक और मैट्रिक्स दी है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो जो ऑपरेशंस आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर दो कि पहले कोस थीटा की वैल्यू इंटू इसके अंदर कर देंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू इंटू इसके अंदर कर देंगे, तो ये सिंपल दो मैट्रिक्स बन जाएगी। और फिर प्लस का साइन है तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, जैसे बोर्ड मास में करते हो कि भाई अगर हमें बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिफरेंस वो डिवाइड लेके चलते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन में से तो कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी होता है कि इन दोनों को ऐड करने से पहले हमें कोस थीटा की इसके अंदर गुना और साइन थीटा की इसके अंदर गुना कर लेनी है, उसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करना है, देन एक मैट्रिक्स निकल के आएगी जो क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये मेरी तरफ से कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितना आपको सिखाया है उस बेसिस पे इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना कि इनके आंसर आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अब नया टॉपिक है आपका सममित अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, देखो सबसे पहले हम नाम से जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक। आपने ये पहले भी सुना होगा, 4th, 5th, 6th, 7th, मतलब लगभग सभी क्लासेस में सिमेट्रिक वर्ड सुनते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी हम सिमेट्रिक वर्ड सुनते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है हमें सबसे पहले ये जानना है, क्योंकि जब भी हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी भी वर्ड की माइंड मैप इमेज अगर माइंड के अंदर बना लेते हैं तो सिर्फ उस वर्ड को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है और टॉपिक किस बारे में है, मतलब टॉपिक अपने अंदर क्या कंटेन करता है, वो सिर्फ नाम से ही हम पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिमेट्रिक किसको कहा जाता है। मान लो कि आपके पास कोई पेपर है, ठीक है, और मैं आपको कोई भी दो कॉर्नर से
एक लाइन खींचने के लिए कह रही हूँ या फिर कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन खींचने के लिए कह रही हूँ जिससे कि दोनों तरफ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल जस्ट एक जैसा दिखाई दे, वो होता है सिमेट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे एक लाइन खींच देती हूँ इस तरीके से, तो तुम क्या कहोगे कि लाइन के इधर वाला पार्ट और लाइन के इधर वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम हमशक्ल। तो इसको कहा जाता है सिमेट्री। यानी ये जो लाइन है ये इस पेपर के लिए सिमेट्रिक लाइन है जो एक पेपर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अगर मैं ऐसे ना करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी करूँगी तो भी क्या होगा, ये एक सिमेट्री लाइन होगी क्योंकि ये त्रिकोण और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है। अगर मैं इन दोनों की बजाय यहाँ से क्लिक करना स्टार्ट करूँ, मतलब मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करी, तो क्या आप कहोगे कि ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पूरे पोर्शन के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये सिमेट्री नहीं होता। सिमेट्री मतलब कि बीच में एक ऐसी लाइन खींची हुई है जिसके एक तरफ का और दूसरे तरफ का पार्ट कैसा है, बिल्कुल सेम पार्ट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर भी सिमेट्री होती है। कुछ मैट्रिक्स सिमेट्री शो करती है, उन्हीं को कहा जाता है सममितावयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखी है जो कि किस ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके डायगोनल के एलिमेंट देखो जरा ध्यान से, ये जो डायगोनल में एलिमेंट लिखे हैं ना 3, 4, 6, इसके नीचे का पार्ट और इसके ऊपर का पार्ट बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मतलब डायगोनल में एलिमेंट अलग हैं, ऊपर मतलब डायगोनल को ऐसे लेके चलो कि जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो एक लाइन की तरह है। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, तो बिल्कुल सेम टू सेम डायगोनल के एलिमेंट के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो उसके नीचे और ऊपर सेम एलिमेंट लिखे हुए। मतलब यहाँ पे देखो 2 और 2, 1 और 1, 5 और 5, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे का पार्ट जिसका सेम होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसी को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और याद रखना हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, मतलब जिसके अंदर डायगोनल आ सके। अब मान लो इसकी जगह कोई एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता कि 2, 4, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिखा होता, तो क्या आप इसके अंदर कोई डायगोनल खींच सकते हो? भाई डायगोनल कैसे खींचोगे? डायगोनल तो हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे खींचना होता है ना, तो बीच का एलिमेंट कहाँ गया? बीच का एलिमेंट तो है ही नहीं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ये 2x3 का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल नहीं है। तो जब डायगोनल नहीं है तो मैं डायगोनल की लाइन कैसे खींचूँ? ऊपर और नीचे के एलिमेंट कैसे सेम होंगे? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसके अंदर कोई डायगोनल हो, डायगोनल के एलिमेंट्स हो, जिससे हम ये पता लगा पाए कि डायगोनल के ऊपर और नीचे कितने एलिमेंट्स हैं जो आपस में इक्वल हो रहे हैं। इसको कहा जाता है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो थी सिर्फ पहचान कि भाई कोई मैट्रिक्स लिखी है आपकी और आप उसको कैसे पहचानोगे कि सिमेट्रिक होती है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, मेन बात तो यही है ना कि हम क्वेश्चन कैसे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में, या हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। सिर्फ देखने मात्र से ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन तो कभी नहीं आता कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और पूछ ले कि बताओ ये सिमेट्रिक होता है या नहीं होता, फिर तो पेपर ईजी नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको कोई एक मैट्रिक्स देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या होता है? सिद्ध करने के लिए कंडीशन होती है जो मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है कि अगर आप उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो और वो जस्ट ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो दोनों मतलब कि दोनों आपस में बराबर होने की वजह से ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और देन आप उसको कह पाएंगे कि जो दी गई मैट्रिक्स थी वो एक सिमेट्री मैट्रिक्स थी। क्योंकि इसे आंखों से देखने से आंसर नहीं लिखा जाता कि भाई हाँ हमने आंखों से देखा, मैम ने बोला था कि डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट बराबर हो जाते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप ऐसे पेपर में तो नहीं लिख के आओगे ना, पेपर में कंडीशंस लिखनी होती है। तो कंडीशन है कि अगर a' a के बराबर हो जाए तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ए कोई मैट्रिक्स है, भाई आंखों से तो दिख रहा है कि सिमेट्रिक है, बट हमें ये लिखकर बताना है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। वो मैंने आपको सिखाया कि ट्रांसपोज कैसे होता है। ट्रांसपोज भी इसका बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा ही आएगा। जैसे आप निकाल के देख लो, चलो हम एक निकाल के देख लेते हैं कि मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिखा जाता है 3, 2, 1, सेकेंड 2, 4, 5, 2,
4 5 और थर्ड 5 1 5 6 1 5 6। अब देखो क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम ए की तरह दिखाई नहीं दे रही है, मतलब मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो जस्ट ए के बराबर नहीं आ गया। तो जब भी ऐसा पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो आप सीधे सीधे ये वाली कंडीशन अप्लाई करना। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई, मतलब ट्रांसपोज ए की जस्ट बराबर आ गई, तो सीधे लिख देना यस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज योर आंसर। बस इतना सा हमें करना होता है, ठीक है। तो होप कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वाया मतलब हम उसको देखकर कैसे पहचान सकते हैं और हम उसको पेपर में लिखकर कैसे समझाएंगे, कैसे उसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि इसी से रिलेटेड, यानी ऐसा भी कह सकते हो कि इससे सेकंड टॉपिक, इसी टर्म का सेकंड टॉपिक है वो। और वो क्या है? विषम सममित आव्यूह। मतलब इसी आव्यूह के आगे एक और वर्ड लग गया है विषम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। या तो आप स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हो, या इसका एक नाम और होता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब ये क्या होती है? देखो सिमेट्री तो हमने समझ लिया, सिर्फ हमें एंटी या फिर स्क्यू का मतलब और जानना है। तो पहले इसको देखो कि हम देखकर कैसे पहचान पाएंगे। मतलब कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, ये हम उसको देखकर कैसे पहचानेंगे? सीधे सीधे जैसे आपने ऊपर किया था ना सममित में, बिल्कुल वैसे करना है। पहले देखो ऑर्डर चेक कर लेते, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो ये 3×3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सीधे कहाँ पे देखेंगे? डायगोनल पर। डायगोनल में देखो, इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? 0 हैं सारे के सारे। ओके, अब सिमेट्री है तो नीचे और ऊपर के एलिमेंट को सेम होना चाहिए। भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्री। स्क्यू का क्या मतलब है? एंटी। स्क्यू और एंटी का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी अपोजिट। अपोजिट मतलब वाया साइन, कि इनके साइन अपोजिट होंगे इस बार। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ देखो -2 है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5 है। मतलब सेम सेम एलिमेंट लिखे तो हैं बिल्कुल ऊपर और नीचे, बट अपोजिट साइन के साथ वो लिखे हैं। तो जब भी आपको अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, प्लस इसमें ये खास बात होती है कि इसमें डायगोनल में एलिमेंट्स नहीं लिखे होते। मतलब ये प्रॉपर्टी है कि इसको सिमेट्री के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो ऑल ओवर 0 होंगे, मतलब तीनों के तीनों कैसे होंगे? 0 होंगे। तब आप उसको क्या बोलोगे? स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक या फिर विषम सममित आव्यूह उसको कहा जाता है। समझ में आया डिफरेंस दोनों का क्या है? भाई सिमेट्रिक में डायगोनल में एलिमेंट होते कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर, और ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। स्क्यू में जस्ट इतना सा फर्क होता है कि डायगोनल तो होता है 0, ऊपर और नीचे के सेम होते हैं बिकॉज वो सिमेट्रिक है। अब एंटी का मतलब होता है कि जो ऊपर नीचे होंगे ना वो अपोजिट साइन के साथ होंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 5 है तो वहाँ पे -5 होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट साइन, ठीक है। समझ में आया? अब सेम क्वेश्चन कि भाई इतने इजी क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही नहीं। आपसे ये पूछेगा कि भाई सिद्ध करो ये जो मैट्रिक्स है ये एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा वो क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। अब आंखों से तो हमें पता चल जाएगा, देखकर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि हाँ भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब लिखकर कैसे दिखाओगे? तो सेम ऐसे कि जैसे आपने ऊपर प्रॉपर्टी देखी थी, बिल्कुल इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे हम इसके लिए देख लेते हैं, मैं आपसे बात करूं कि भाई इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। यानी हम निकाल रहे हैं ए का ट्रांसपोज। भाई रो को कॉलम में लिखना है, ये 0 2 -1 है, 0 2 -1, ये -2 0 5 है, ये -2 0 5, ये 1 -5 0 है, ये 1 -5 और 0, ठीक है। अब देखो ये दिखने में तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल ए के बराबर आ गई जैसे इसने हमें कंडीशन के अंदर कहा था। फर्क कहाँ पर है? ध्यान से देखना भाई, डायगोनल तो 0 है, ओके डायगोनल 0 है, यहाँ पे 2 की जगह -2 आ गया, -1 की जगह +1 आ गया, -2 की जगह 2 आ गया, 5 की जगह -5 आ गया, 1 की जगह -1 आ गया और -5 की जगह
5 आ गया। मतलब आ तो बिल्कुल सेम टू सेम रहा है, लेकिन कैसा, अपोजिट आ रहा है, उल्टे साइन के साथ आ रहा है। मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो मेरा बिल्कुल सेम टू सेम बैठ जाएगा। तो डेट्स वाई हमने कहा था कि ये -1 के बराबर होता है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए a डैश बराबर -a प्रूफ कर देते हो, मतलब इसकी वैल्यू जस्ट इसके इक्वल लेके आ जाते हो, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई जो दी गई मैट्रिक्स थी वो एक एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह था। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपकी दो टर्म थी, एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने दोनों तरीके से सीख लिया कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप उसको देखकर कैसे पहचानोगे, और साथ में अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि प्रूफ डेट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सिमेट्रिक के लिए आपकी ये वाली कंडीशन है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपकी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इनको प्रूफ कर दो तो आपका जो आंसर वो पूछ रहा था वो ईजिली आ जाएगा। आप उसको सीधे बोलना यस, अगर दोनों बराबर होते हैं, यस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। और अगर दोनों बराबर आप नहीं ला पाते हो, मान लो नहीं आ रही बराबर, मतलब वो तो देख के पता चल जाएगा कि नहीं है, तो हम जब प्रूफ करने पे जाएंगे तो दोनों इक्वल नहीं आने वाले, तो उसको बोलना नो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ आई। अब देखो इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि मतलब इंपॉर्टेंट नोट आप कह सकते हो, या फिर आप इंपॉर्टेंट लाइन बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हो, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दी। अब वो क्या है, फर्स्ट वाली देखते हैं सबसे पहले। यदि आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, सिंपल भाई, मैंने आपको पहले भी बोला कि डायगोनल की अगर ये बात कर रहा है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा वर्ग आव्यूह ही बोलेगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, क्योंकि जो तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, वही, केवल वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, बाकी और कोई भी नहीं। और कोई भी आप भी उसको सीधे बोलना कि नहीं ये नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी वो स्क्वायर होगा। ओके, अब देखो यदि आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। मतलब कि अगर आपको मतलब कि एक मैट्रिक्स दी है ए के अंदर अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हो तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा होता है। ठीक है, ऐड करके देखना, कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा, जो मैट्रिक्स रिजल्ट फॉर्म में निकल के आएगी, वो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिमेंबर होना चाहिए कि भाई ए के साथ ए का ट्रांसपोज ऐड करने पर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, सेम केस कि भाई एक मैट्रिक्स है जो कि वर्ग आव्यूह है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, देन a माइनस ए डैश जो होगा वो हमेशा एक विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब यहाँ से भी एक 1 वर्ड हो गया, 1 वर्ड का मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि अगर आप उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हो तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो हमेशा एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, हमेशा होगी। मतलब प्रूफ मत करो बिल्कुल भी, उसको डायरेक्ट बोलो, क्योंकि प्रॉपर्टी बनती ही इसलिए कि आपको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, उसको डायरेक्ट हम बोल सके कि हाँ अगर ऐसा मतलब कि ये कंडीशन है तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी और ये हमेशा सिमेट्रिक होगी, डायरेक्ट बोलना है हमें उसे। ठीक है, अब देखो थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखने के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो उसने हमें कोई वर्ग आव्यूह दिया, मतलब ए कोई मैट्रिक्स उसने हमें दे दी। अब वो मुझसे चाहता है कि मैं उस मैट्रिक्स को ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के योग के रूप में लिखूं। मतलब मैं एक फॉर्मूला ऐसा जनरेट करूं या फिर एक मैट्रिक्स में ऐसे लिखूं कि उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्लस बोला जाए या सम कहा जाए। अब वो क्या है कि भाई उसके लिए तो तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप a प्लस ए डैश फाइंड कर लो, a माइनस ए डैश फाइंड कर लो,
देन उठा के क्या करो, इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख दो, क्योंकि ये कंडीशन है उसको सम के रूप में लिखने के लिए, योग के रूप में लिखने के लिए। तो आपकी जो रिजल्ट मैट्रिक्स निकल के आएगी, हम उसको ये कह सकते हैं कि हमने अपनी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्री और एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी अभी। ओके, अभी आपको ये बताइए कि आपको इतना समझ में आया, व्हाट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड दीज प्रॉपर्टीज, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अब तक मैं आपको जितना ही पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो अब हमारा है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, और वो क्या है, व्युत्क्रमण्य आव्यूह। व्युत्क्रमण्य आव्यूह मतलब, देखो व्युत्क्रम का मतलब आपको पहले से पता होगा, व्युत्क्रम मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर हम एक ऐसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पहली वाली की क्या होगी, उल्टी होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, अब ये क्या होता है कि मान लो तुम्हें ए बराबर कोई मैट्रिक्स गिवन है और बी बराबर कोई मैट्रिक्स गिवन है। ओके, अगर आप दोनों का मल्टीपल निकालते हैं, यानी दोनों को गुना करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, या फिर आप b की a में इंटू करते हैं, मतलब चाहे a भी निकाल लो चाहे b a निकाल लो, आपका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब आई आ जाए, दोनों तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो पहले वाली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है या व्युत्क्रमण्य मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसको लिखते कैसे हैं कि या तो आप लिखोगे b बराबर a इनिवर्स, मतलब दूसरे को पहले का, या फिर आप लिखोगे a बराबर b इनिवर्स, यानी पहले को दूसरे का इन्वर्टिबल। इनिवर्स का मतलब होता है उल्टा या फिर इन्वर्ट होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो समझ में आया आपको? आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि दो मैट्रिक्स अगर गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, या फिर पहली दूसरी की इन्वर्टिबल है या नहीं है, या दूसरी पहली की इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। अगर दोनों आई मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जानते हो ना, जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो, 1 1 1 की फॉर्म में हो, देन आप पहली वाली को दूसरी मैट्रिक्स का क्या बोलते हो, इनिवर्स बोलते हो या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड छोटा सा टॉपिक। मतलब इतना ज़्यादा बड़े क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है, शॉर्ट में ही बहुत रेयरली ये पूछा जाता है। मतलब आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जब छोटा है तो समझने में क्या परेशानी, समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आके आपके चैप्टर क्या हो जाता है, पूरे तरीके से जो समझाने वाला पोर्शन था ख़त्म हो जाता है। अब मैंने आपको क्या किया है कि मतलब जो भी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन आपको समझाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह से पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने आपको बीच बीच में दे दिए हैं, लिख कर दे दिए आपको करने के लिए। तो इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मेरे अब तक के पढ़ाए गए टॉपिक के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, यदि A बराबर दिस मैट्रिक्स एंड B बराबर दिस मैट्रिक्स तो निम्नलिखित को सत्यापित करो। देखो सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करना या प्रूफ करना, सेम जैसा भी पीछे मैंने आपको बताया था। तो सत्यापित करो, इसके 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3, और तीनों पार्टों में क्या पूछ रहा है वो कि पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ए डैश का डैश बराबर है ए के। मतलब सेम ये तो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा ना कि ए का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो वो उसी मैट्रिक्स से कैसे होता है, बराबर होता है। इस बार आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसको इसमें रखना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तब जाके आपको उसको दिखाना है कि हाँ ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी प्रॉपर्टी को एक मैट्रिक्स के थ्रू वो प्रूफ करवाना चाहता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, a प्लस बी का डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश के, ये भी एक प्रॉपर्टी है। सेम केस कि आपको a और b गिवन है, दोनों को उठा के यहाँ पे रखो, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे रखो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो क्या होता है, ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा पार्ट। नंबर 3, के बी का डैश बराबर होता है के बी के अलग, मतलब बी के अलग डैश के। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, किसमें पढ़ी है, ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज ही तो बता रहा है। ये सिर्फ इतना सा काम इसने किया है कि वहाँ पे हमने केवल सीधे सीधे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पे इसने आपको 2 मैट्रिक्स देके इनकी मदद से प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ओके,
तो के कोई भी स्केलर हो गया, आप चाहो तो के की मदद से कर लो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो उसको बोल देना कि मैंने के की कोई वैल्यू लेट कर ली, मतलब कोई भी एनी स्केलर, कोई भी एनी नंबर आपने लेट कर लिया, 1 2 3 4 5 जो भी आपका मन करता है वो आप यहाँ पे लेट कर सकते हो। नहीं भी करना चाहते वेरिएबल की मदद से भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप किस में कंफर्टेबल है ये मैटर करता है, आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, आपका मेथड क्या है ये यहाँ पे मैटर करेगा। ओके, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, हम प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस आपको जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर रखकर प्रूफ करके दोनों की वैल्यू को बराबर यहाँ पर लाकर दिखाना है, देन आपकी ये जो तीनों क्वेश्चन है कैसे हो जाएंगे, सत्यापित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लोगे इसको। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और वो क्या कहता है, यदि A बराबर दिस मैट्रिक्स एंड B बराबर दिस मैट्रिक्स हो तो सत्यापित करो। अगेन प्रूफ वाला क्वेश्चन। अब ये क्या प्रूफ कराना चाहता है कि भाई A प्लस बी का ट्रांसपोज होता है A डैश प्लस B डैश के। ये भी तो एक प्रॉपर्टी थी, हमने ट्रांसपोज के अंदर पढ़ी थी, सेम इसी तरीके से तो कह रहा है, सिर्फ इसने क्या काम करा कि इस बार मैट्रिक्स बदल दी। कोई बात नहीं, मैट्रिक्स तुम चाहे 100 बार बदलो, 1000 बार बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर प्रॉपर्टी है तो वो हर मैट्रिक्स के लिए फुलफिल होती है, हर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी ही, जरूर करेगी। ओके, तो हम दोनों की मदद से इसको ईजिली प्रूफ कर लेंगे। भाई इधर की वैल्यू इधर रखो, इधर की वैल्यू इधर रखो। अगर आपका RHS LHS के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, प्रूफ मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है प्रूफ हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में बस इसने माइनस ले लिया, डिफरेंस ले लिया कि A माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सेम केस, भाई A और B को उठा के दोनों तरफ रख दो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी ही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा जो आपसे प्रूफ करवाना चाहता है। ओके, तो देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, बस इसने मैट्रिक्स अलग कर दी थी और थोड़ा सा उसको पूछने का तरीका भी बदल गया था। बट क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले, पता है ना। हमें जब जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसको 101% कर ही दोगे। ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया है आव्यूह B बराबर दिस, मतलब एक मैट्रिक्स हमें गिवन है कोई भी। आगे वो क्या कहना चाहता है, को एक सममित आव्यूह, सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड एक विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये याद आ रहा है मैंने कौन सी, मतलब एक नोट करके मैंने आपको सबसे लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं वाया एक प्रॉपर्टी के जरिए, एक फॉर्मूले के जरिए। तो उसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, पहले A प्लस A डैश निकालो, फिर A माइनस A डैश निकालो, दोनों को उठा के फॉर्मूले में रख दो, देन आपकी एक मैट्रिक्स निकल के आएगी जो किसकी फॉर्म में होगी, दोनों मैट्रिक्स के मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में वो वहाँ पे होगी। तो वो जो लास्ट में आंसर निकल के आएगा वो ही आपका ओरिजिनल आंसर होगा, जो कि सम के दोनों का सम शो कर रहा होगा या फिर आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम जितने भी आपके टॉपिक्स थे या जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में बता दिए हैं। मतलब कि जो वीडियो है वो पार्ट्स में है या पार्ट्स में नहीं भी है, वन शॉट भी मैं उसको दे सकती हूँ आपको या पार्ट में दे सकती हूँ, तो आप जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो। तो पूरा एक चैप्टर है मैट्रिक्स जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और हाँ, क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्लाइड के अंदर दिए हैं, वीडियो के अंदर दिए हैं, वो सारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से या बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, सिर्फ मतलब डिजिट जो है ना सिर्फ वही चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर नहीं आता है, इजी आता है। मतलब यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही सीधे सीधे। ठीक है, आप इजी तरीके से कर लोगे। तो आव्यूह मैट्रिक्स जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर थर्ड, आपके 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड, उसका क्या कर दिया हमने, दी एंड कर दिया। मतलब हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, और हम इसके बेसिस पे अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं आपके नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी ही नहीं मतलब हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि कम टाइमिंग में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं। एंड लाइक एंड कमेंट आल्सो। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।